Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. Our today's topic is the peculiarities of industrial growth. That is to say, what are the characteristic features of industrial growth? जो सन्नतकारी में जो ग्रोथ हुई है, जो उसमें तोसी हुई है, उसकी क्या या नुमाया खसूसियात हैं या अनोखा फ़न है, उनको हमें डिस्कस करना है आज। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का हमने जिक्र किया था, जिनमें मैंने जिक्र किया था बर्ड हिगलर्स एंड को, एंड्री यूल एंड को, जॉर्डाइन स्किनर एंड को, जो कुछ यूरोपियन एजेंसीज थी जो डोमिनेट कर रही थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में, और इनकी जो दिलचस्पी थी कुछ खास प्रोडक्ट्स में थी। खासकर उनने इस्टेब्लिश करवाए यहाँ पर टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन। जो बागान थे टी के और कॉफ़ी के, उनको इस्टेब्लिश करने में उनका रोल रहा। वो लैंड एक्वायर करते थे कम रेट्स पर कॉलोनियल गवर्नमेंट से, फिर वो इन्वेस्ट करते थे माइनिंग में, इंडिगो और जूट में। दैट वाज हाउ दे ऑपरेटेड। और उनकी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थे दे वर प्राइमरली फॉर एक्सपोर्ट। वो एक्सपोर्ट करते थे उनको, वो सेल इंडिया में नहीं करते थे। उनका जो जोर था दैट वाज ऑन द एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया। फाइन, दे वर नॉट फॉर सेल इन इंडिया। जब इंडियन बिजनेस फिर सेटअप करने लगे इंडस्ट्रीज नीदरलैंड सेंचुरी में, वो फिर क्या करते थे, जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो अवॉइड करते थे कंपटीशन। किन चीज़ों से? जो मैनचेस्टर से गुड्स आते थे इंडियन मार्केट में। जैसे अगर बात करेंगे जो यान था, जो सूत था, वो अहम हिस्सा नहीं था ब्रिटिश इंपोर्ट्स का। जो इंडिया में वो इंपोर्ट करते थे उसका हिस्सा यान नहीं था, सूत नहीं था। जो पहले पहले जो कॉटन मिल्स इंडिया में थे वो मोटा कॉटन यान या जो थ्रेड प्रोड्यूस करते थे फैब्रिक के मुकाबले में। दे एम्फेसाइज्ड ऑन दोज कोर्स कॉटन यान रादर देन फैब्रिक। इस तरह से जब ये इम्पोर्ट होता था ये यान, इट वाज जनरली ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। जो इम्पोर्ट करते थे वो सुपीरियर क्वालिटी का यान होता था। और जो यान प्रोड्यूस करते थे इंडियन स्पिनिंग मिलर्स में, दैट वाज बाय मीन्स ऑफ हैंडलूम वीवर्स। जो यहाँ के हैंडलूम वीवर्स थे, तो वो वही करते थे यान की प्रोडक्शन। और वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना की तरफ। वो एक्सपोर्ट तो ब्रिटेन नहीं करते थे, दे वर एक्सपोर्टिंग टू चाइना ओनली। इस तरह से जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, कुछ तब्दीलियों का सिलसिला जिसने असरअंदाज किया पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को, हम देखते हैं पहले डिकेड में 19th सेंचुरी के। यहाँ पर जो नेशनलिस्ट लोग थे, देयर वाज व्हाट वी कॉल एज कॉल फॉर स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो रफ्तार पकड़ रही थी। और जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो कौम परस्त लोग थे, वो मोबिलाइज करते थे लोगों को कि आप जो यहाँ पर फॉरेन क्लॉथ्स आते हैं उनको बाइकआउट करो। और इंडस्ट्रियल ग्रुप जो थे वो ऑर्गेनाइज करते अपने आप को कि उनकी जो कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं, कलेक्टिव मकासद जो हैं, वो प्रोटेक्ट कर पाएँ। और बाय बाय वाई वट मीन्स बाय प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ इंक्रीज़ करें ताकि जो चीज़ें इंपोर्ट की जा रही है उनको डिस्करेज किया जाए। और वो कुछ और रियायत भी मांग कर रहे थे। 1906 के बाद क्या हुआ? जो एक्सपोर्ट था इंडियन यान का, जो चाइना की तरफ जाता था, वो डिक्लाइन हुआ। क्योंकि जो चाइना का जो मार्केट था वहाँ पर चाइनीज़ और जापानीज़ मिलर्स ने अपने जो प्रोड्यूस है वो चाइनीज़ मार्केट में बेच दिए। इस तरह से जो इंडियन यान था वो डिक्लाइन हुआ। इस तरह से हम देखते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के थे, दे बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। पहले वो फैब्रिक्स को अवॉइड करते थे क्योंकि मैनचेस्टर था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो क्लॉथ्स आते थे, फिर वो यार्न की तरफ चले गए थे। लेकिन अब शिफ्ट हुआ, दे वर शिफ्टिंग बैक फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन। और जो कॉटन पीस गुड्स प्रोड्यूस करते थे इंडिया में वो डबल हो गए फ्रॉम 1900 टू
1912, इसमें जो अहम रोल था दैट वाज द रोल ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट जो चली थी इंडिया में। इसके बाद हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या रहा वर्ल्ड वार का, जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है इन पर क्या असरात रहे वर्ल्ड वार के, जो एक ग्लोबल फिनोमेना था फ्राम 1914 टू 1918, तो इसका क्या असर रहा इंडिया में। पहला जो हम कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो हो गई इंडिया में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई, जो नाइनटीन के स्टार्टिंग में वो थोड़ी कम हो गई, खासकर जो हम बात करेंगे अप टू फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें एक ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, इट वाज स्लोइंग डाउन। लेकिन ये वार से क्या हुआ, ये ड्रामाई अंदाज में जो सिचुएशन है वो तब्दील हो गई, क्योंकि उस वक्त जब वार सिचुएशन थी जो ब्रिटिश मिलर्स थे वो बिजी थे वार प्रोडक्शन में, क्योंकि जो ज़रूरत थी आर्मी की उनको पूरा करने के लिए, और इस तरह से जो मैनचेस्टर का जोर था पर आर्मी गुड्स वो प्रोड्यूस करते थे, इस तरह से जो इम्पोर्ट था मैनचेस्टर से इंडिया की तरफ वो डिक्लाइन हुआ, और इंडियन मिलर्स के लिए जो घरेलू मार्केट है वो खुल गया। इट मीन्स इंडियन मिल्स कुड सप्लाई टू दैट मार्केट, टू देयर होम मार्केट। क्योंकि वार काफ़ी अरसे तक रही, वो प्रोलॉन्ग हुई अप टू 1918, जो इंडियन फैक्ट्रीज़ है वो अब सप्लाई करने लगी, उन पर डिमांड आई कि आप अब हमारी वार नीड्स को भी फुलफिल करो। इट मीन्स दे हैव टू एक्सपोर्ट नाउ जूट बैगर्स जो बनाते थे, जो कपड़े बनाते थे आर्मी यूनिफॉर्म्स के लिए, टेंट्स, लेदर बूट्स, जो सैडल्स वगैरह हॉर्स और म्यूल्स के लिए बनाते थे, और बहुत सारी आइटम्स उनको बनानी पड़ी किन के लिए, फॉर वार नीड्स ओनली। इस तरह से क्या हुआ, नई फैक्ट्रीज बनाई गई, न्यू फैक्ट्री वर सेटअप, और जो पुरानी जो फैक्ट्रीज थी उनको अब मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करना पड़ा। इट मीन्स उनको अब वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और इनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि नए वर्कर्स को काम मिला, और उन वर्कर्स को ज़्यादा घंटे आप काम करना पड़ा, और साल बर साल क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इस तरह से बूम हो गई, इसमें चार चार लग गए। और वार के बाद क्या हुआ, मैनचेस्टर अब रिकैप्चर नहीं कर पाया, जो इसकी पोजीशन थी, प्री वार पोजीशन थी, दैट इट हैड अ मोनोपोली इन इंडियन मार्केट, वो अब इंडियन मार्केट में की पुरानी पोजीशन जो है वो अब बाहर नहीं हो पाई, और दे वर नॉट एबल टू मॉडर्नाइज। इसी बैग वक्त क्या हुआ, वो मॉडर्नाइज भी नहीं कर पाए, एंड दे कुड नॉट कम्पीट विद, जैसे यूएस से प्रोडक्ट्स आते थे, यूनाइटेड स्टेट्स से, जर्मनी से, जापान से, वो कम्पीट अब नहीं कर पाए। इस तरह से जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है दैट क्रम्बल्ड आफ्टर द वार, ये चूरा चूरा हो गई, होकर रह गई, जो क्रम्बल हो गई 1918 के बाद। जो कॉटन प्रोडक्शन इसमें कोलैप्स हो गई ज़्यादा, और एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन जो था इसमें काफ़ी गिरावट आई, एक ड्रामाई अंदाज में इसमें गिरावट आई। और कॉलोनीज़ में क्या हुआ, जो लोकल इंस्टीट्यूट्स थे उनने अपनी पोजीशन जो है उनने कंसोलिडेट की, अपनी पोजीशन को उन्होंने मुस्तकम किया, और एज ए सबस्टिट्यूट वो मुतबादिल खड़े हो गए, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के उनके मुतबादिल कौन खड़े हो गए, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे। इस तरह से उन्हें जो लोकल इंडस्ट्रीज थे उनने कैप्चर किया अपने होम मार्केट को। सो दैट्स ऑल अबाउट द पिक्युलरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से कौन सी तब्दीली आई अर्ली 19th सेंचुरी में, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या असर रहा इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।